आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था या नहीं, या गद्दाफी कोई हीरो था या फिर मैडोरो कोई मुजरम। आज की कहानी इस बारे में नहीं है। असल सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पावरफुल लीडर्स, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों, किसी भी कल्चर से हों या किसी भी जमाने से हों, इन सब का अंजाम अक्सर एक जैसा ही क्यों होता है? और हमें नाम बदलकर हर दफा एक नई रीजन दे दी जाती है, लेकिन अंजाम हमेशा एक जैसा ही होता है। कभी वेपन्स का बहाना, कभी टेररिज्म, कभी ह्यूमन राइट्स और कभी ड्रग्स। अल्फाज बदल जाते हैं मगर पैटर्न वही रहता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा 4 स्टेप फार्मूला डिस्कस करूंगा जो इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब ये हिस्ट्री नहीं लगता, बल्कि किसी सुपरहिट फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। इराक, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। लीबिया, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस। वेनेजुएला, नार्को टेररिज्म। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, ये कहानी ना जंग से शुरू होती है और ना धमाकों से। ये बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये उस लम्हे शुरू हो जाती है जब कोई लीडर कहता है कि मैं अपने मुल्क को खुद कंट्रोल करूंगा, तुम नहीं। यानी जब कोई लीडर किसी समझौते के बगैर साफ लफ्जों में कहता है एब्सोल्युटली नॉट। भी इन्वेजन से पहले, किसी पर सैंक्शन लगाने से पहले या किसी को अरेस्ट करने से पहले हमेशा एक क्वाइट सा मोमेंट होता है। ऐसा लम्हा जिस पर कोई हेडलाइंस नहीं बनती, ना कोई धमकी दी जाती है, बस खामोशी होती है। और फिर जब कोई लीडर खुलकर कहता है कि ये ऑयल हमारा है और फैसले भी हम ही करेंगे, या ये कि ये रिसोर्सेज हमारे हैं, तो ताकतवर मुल्क फौरन रिस्पॉन्स नहीं देते, वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। और फिर एक ही सवाल का जवाब ढूंढा जाता है, क्या हम अब भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब तक इस सवाल का जवाब हाँ में होता है, सब कुछ ठीक चलता रहता है। फिर चाहे ये वही लीडर हो जिसे आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हो, या फिर कोई डिक्टेटर क्यों ना हो, कोई बात मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अब भी कंट्रोल में होता है। और जब तक कंट्रोल मौजूद रहता है, तब तक मोरालिटी कोई मानी नहीं रखती। लेकिन जैसे ही सवाल का जवाब हाँ से बदलकर नहीं हो जाता है, तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। जो कल तक पार्टनर होता है वही प्रॉब्लम बन जाता है। और तारीख हमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताती है कि जब कोई लीडर प्रॉब्लम बन जाए तो वो ज्यादा देर तक प्रॉब्लम रहता नहीं है। पावरफुल लीडर इसलिए नहीं हटा दिए जाते कि वो बुरे होते हैं, वो तब हटा दिए जाते हैं जब वो कंट्रोलेबल नहीं रहते। अगर सद्दाम हुसैन की बात की जाए तो इन्हें एक दिन में नहीं हटाया गया था। यही पहली गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सद्दाम हुसैन शुरू से ही अमेरिका का दुश्मन था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हकीकत यह है कि कई सालों तक सद्दाम यूसफुल रहा, और जब तक कोई लीडर यूसफुल रहता है तब तक इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। 1980s में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग चल रही थी, ईरान इराक वॉर। ईरान में चंद साल पहले इस्लामिक रेवोल्यूशन आ चुका था और नई लीडरशिप अमेरिका के खिलाफ थी। इसलिए जब इस जंग में सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ लड़ रहा था, तो अमेरिका ने एक फैसला किया। यह फैसला इसलिए नहीं था कि सद्दाम बहुत अच्छा था या पीसफुल था, बल्कि सिर्फ इसलिए था कि वो अमेरिका के दुश्मन से लड़ रहा था। और इस जंग के दौरान सद्दाम हुसैन को अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, कभी हथियारों की शक्ल में, कभी पैसे के जरिए और कभी खुफिया और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन फ्राहम करके। और उस वक्त तो सद्दाम को डिक्टेटर भी नहीं समझा जाता था, क्योंकि वो एक मकसद पूरा कर रहा था। और जब कोई लीडर मकसद पूरा कर रहा हो तो दुनिया अक्सर सब कुछ नजरअंदाज कर देती है। और फिर गल्फ वार के बाद रूल बदल गए। गल्फ वार के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 687 पास की। इस रेजोल्यूशन के तहत ईरान को 3 ऑर्डर्स दिए गए कि तमाम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तबाह कर दो, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बनाना बंद करो, लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी खत्म कर दो। और इसके बाद इराक की कड़ी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। और फिर 9/11 के बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, खासतौर पर मिडिल ईस्ट, और इराक दोबारा निशाने पर आ गया। और फिर वही हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। रीजन देना शुरू कर दी गई। कहा गया कि इराक खतरा है, वो हथियार छुपा रहा है और दुनिया को फौरी कदम उठाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। 20 मार्च 2003 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का आगाज किया। अमेरिका और इसके एलाइड फोर्सेस के तकरीबन 3 लाख सोल्जर कुवैत के रास्ते इराक में दाखिल हुए और सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई। दुनिया को बताया गया कि यह जंग बहुत जरूरी थी। एक बड़े खतरे को रोक लिया गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जंग के बाद इराक में वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन
कहीं मौजूद नहीं थे। ना केमिकल स्टॉक पाइल्स मिली और ना बायोलॉजिकल लैब्स और ना ही कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी जिस रीजन को जंग का जवाब बनाया गया था वो इस तरह मौजूद ही नहीं थी जैसा बताया गया था। तो दोस्तों, सद्दाम हुसैन इसलिए नहीं हटाए गए थे कि वो अचानक खतरनाक हो गए थे। वो उस दिन हटाए गए जिस दिन वो यूजफुल नहीं रहे, और फिर एक रीजन बनाई गई ताकि इनका हटाया जाना सबके लिए एक्सेप्टेबल बनाया जा सके। अब इस पैटर्न को याद रखें, क्योंकि अगली कहानी में वेपन्स गायब हो जाएंगे और रीजन भी बदल जाएगी, लेकिन अंजाम वही रहेगा। मुअम्मर कज़ाफी इसलिए नहीं हटाए गए थे कि दुनिया अचानक इनसे नफरत करने लगी थी। यह दूसरी बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि हटाए जाने से पहले कज़ाफी वेस्टर्न पावर्स के बहुत करीब आ चुके थे। एक लंबे अरसे के बाद 2000 के बाद लीबिया से सैंक्शंस हटा ली गई थी और ऑयल कंपनीज भी दोबारा वापस आ गई थी। एक वक्त के लिए कज़ाफी दुश्मन नहीं बल्कि एक मुश्किल मगर काबिल कबूल पार्टनर बन गए थे। फिर 2011 में मिडल ईस्ट में एहतजाज की एक नई लहर फैल गई। यह दौर अरब स्प्रिंग्स के नाम से याद किया जाता है। लोग सड़कों पर निकले क्योंकि बेरोजगारी थी, करप्शन थी और वो लीडर्स थे जो सालों से हुकूमत में थे। लीबिया भी इन्हीं ममालिक में शामिल था। एहतजाज शुरू हुए, फिर झड़पें और तशद्दुद तेजी से बढ़ने लगा। हालात बहुत जल्द बेकाबू हो गए और यही बेचैनी एक नई कहानी शुरू होने की वजह बन गई। इस बार ना न्यूक्लियर वेपन्स की बात हुई, ना टेररिज्म का जिक्र आया और ना ही किसी ग्लोबल थ्रेट की बात की गई। इस बार एक अलग रीजन दी गई। कहा गया कि आम लोग खतरे में हैं, कत्लेआम होने वाला है और जाने बचाने के लिए कुछ करना जरूरी है। इसलिए इसे ना इन्वेजन कहा गया ना वॉर, बल्कि इसका नाम रखा गया एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन। लीबिया के फौजी ठिकानों पर हमले किए गए, हुकूमती फोर्सेस कमजोर होती गईं और ताकत का तवाज़ुन बदल गया और खामोशी से मिशन भी बदल गया। पहले कहा गया कि हम सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने आए हैं, लेकिन फिर कज़ाफी को पकड़ा गया और इसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया और यूं एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन का अंजाम कुछ और ही निकल आया। कज़ाफी के हटाए जाने के बाद ना तो लीबिया स्टेबल हो सका और ना ही कोई मजबूत हुकूमत बन सकी और ना ही अमन वापस आया, बल्कि इसके बरक्स मुख्तलिफ आर्म ग्रुप्स ने कंट्रोल संभाल लिया और मलेशिया ने अलग अलग इलाकों पर हुक्मरानी शुरू कर दी। और तब लोगों ने एक मुश्किल सवाल पूछना शुरू किया कि अगर मकसद सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना था तो फिर आम लोग अब तक गैर महफूज क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, कज़ाफी इसलिए नहीं हटाए गए थे कि दुनिया अचानक लीबिया की फिक्र करने लगी थी। वो उस दिन हटाए गए जब कहानी बदल दी गई और एक नई रीजन इनके हटाए जाने को एक्सेप्टेबल बना गई। अब इस पैटर्न को जहन में रखें, क्योंकि अगली कहानी में शुरू में कोई बम नहीं होंगे, सिर्फ प्रेशर होगा और एक बार फिर रीजन बदल दी जाएगी। निकोलस मैडुरो हुगो चवेज के बाद पावर में आए और चवेज इससे पहले वेनेजुएला की डायरेक्शन बदल चुके थे। उन्होंने अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम किया, तेल पर रियासती कंट्रोल मजबूत बनाया और खुलकर यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ बात की। जब चवेज का इंतकाल हुआ तो मैडुरो को सिर्फ सदारत नहीं मिली, इन्हें विरासत में एक वीक इकोनॉमी, तेल की गिरती हुई कीमतें और अमेरिका के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात भी मिले। हमला करने की बजाय यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस का रास्ता इख्तियार किया। सुनने में सैंक्शन एक सादा सा लफ्ज लगता है, लेकिन हकीकत में यह बहुत ताकतवर होती हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है कि तिजारत को ब्लॉक कर देना और किसी भी मुल्क को ग्लोबल सिस्टम से अलग थलग कर देना। सरकारी तौर पर यह पैगाम दिया गया कि ये पाबंदियां हुकूमत के खिलाफ हैं, अवाम के खिलाफ नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जैसे जैसे सैंक्शंस बढ़ती गईं, आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिलना मुश्किल होती गईं, मेडिसिन कम होने लगी और आम जिंदगी तकलीफदेह बनती चली गई। यूं प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और प्रेशर सब कुछ बदल देता है। जैसे जैसे वेनेजुएला के हालात खराब होते गए, एक नई रीजन सामने लाई गई। दुनिया को बताया गया कि मैडुरो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे और अपोजिशन को दबाया जा रहा है। और फिर 2020 में मैडुरो और उनके साथियों पर संगीन इल्जामात लगना शुरू हो गए। इल्जामात थे नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और कोकेन को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। और इसी के बाद मैडुरो को एक क्रिमिनल के तौर पर पेश किया जाने लगा और क्रिमिनल से बातचीत नहीं होती, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और फिर 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया, जिसमें मैडुरो को उसके घर से कैप्चर किया गया ताकि वो इन इल्जामात का सामना कर सके, जिनमें नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग शामिल हैं। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के कैपिटल सिटी
कराकस पर मिलिट्री स्ट्राइक्स भी किए गए और मैडोरो को अपनी वाइफ के साथ अमेरिकन कस्टडी में ले जाया गया। अब जरा रुककर इन तीनों कहानियों पर गौर करें। लीडर्स मुख्तलिफ थे, मुल्क मुख्तलिफ थे और बहाने भी मुख्तलिफ, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाना पहचाना महसूस होता है, जहां आखिरकार सब कुछ आपस में जुड़ जाता है। अब जरा एक लम्हे के लिए सारे नाम भूल जाएं, सद्दाम, कज़ाफी, मैडोरो, क्योंकि ये कहानी स्पेसिफिक लीडर्स के बारे में नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम के बारे में है। और जिस दिन आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं, उसी दिन हर कहानी समझ में आने लगती है। तो दोस्तों, अब उन 4 स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप, द लीडर इज टॉलरेटेड। शुरू में लीडर से कोई मसला नहीं होता, वो चाहे कुछ भी करे, किसी बात की खास अहमियत नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी यूजफुल होता है, जैसे कहा जाए वैसे ही करता है और ग्लोबल सिस्टम के अंदर रहता है। स्टेप 2, द रेड लाइन इज क्रॉस्ड। जब कोई लीडर यह कहता है कि अब वो डिक्टेशन नहीं लेगा और अपने फैसले खुद करेगा, और यही वो लम्हा होता है जहां सब कुछ पलट जाता है। ये नहीं कि वो अचानक बुरा बन गया है, बल्कि इसलिए कि वो अनकंट्रोलेबल हो गया है और यूं जो कल तक पार्टनर था वही प्रॉब्लम बन जाता है। और फिर तीसरा और सबसे अहम स्टेप आता है, रीजन। एक ऐसी रीजन दी जाती है जो सुनने में अच्छी लगती है। ये रीजन हर बार बदली भी जा सकती है, जैसे कि खतरनाक हथियार, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, टेररिज्म या ड्रग्स। और आखिर में यह कहा जाता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर आखिरी और चौथा स्टेप आता है, एक्शन। कभी वार, कभी सैंक्शंस और कभी अरेस्ट, और आखिरकार लीडर हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, पावरफुल लीडर इसलिए नहीं हटाए जाते कि वो एक जैसे होते हैं, वो एक ही तरीके से इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि इन पर अप्लाई होने वाले रूल्स हमेशा एक जैसे होते हैं।